वेलकम है सभी बच्चों का। कैसे हो आप सभी। कल आपको एक स्पेशल क्लास मिली थी जिसमें आपने जाना था कि क्रोमोसोम्स का क्या रोल है। ठीक है, कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक्स और वाई के मिलने से लड़का होता है और कैसे एक्स एक्स के मिलने से लड़की होती है। आइए उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर एक टॉपिक हमने समझा था डीएनए, उसको और थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो उस दृष्टि से उसे समझते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालेंगे आप डीएनए को ही समझेंगे। न्यूक्लिक अम्ल, क्या डाला? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो जो कोशिका होती है, कोशिका में दो प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ठीक है, एक क्या होता है? डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और एक आरएनए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक अम्ल और टू पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब जो ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड के, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। आगे फिर जहाँ से आपको समझाने की बात आएगी फिर मैं उसको समझाता हूँ। तो लिखेंगे डीएनए और आरएनए। ये भी क्वेश्चन बना है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक कौन से होते हैं? तो डीएनए और आरएनए होते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। ऐसे लिख सकते हैं, या ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और कल हम आपको बता चुके थे कि डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। और डीएनए ही क्या है? क्रोमोसोम्स और में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के बनने में क्या होता है? डीएनए का विशेष योगदान होता है, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, डीएनए के ऊपर। ठीक है, डाल लीजिए टॉपिक डीएनए। फिर आरएनए पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो देखिए डीएनए क्या होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए ये संरचना किसकी है? डीएनए की है। स्टार्टिंग में इसी प्रकार की संरचना को खोजा गया, लेकिन बाद में इस प्रकार की संरचना, बाद में बताया कि ये जो है ना, इस प्रकार की संरचना जो होती है, ये क्या है? ये हेलिकल है भाई। ऐसे ही मुड़ा, फिर ये ऐसे मुड़ा, फिर ये ऐसे मुड़ा, फिर ये ऐसे मुड़ा। तो इस प्रकार से ये मुड़ी हुई संरचना सांप की जैसी आकृति चलने वाली क्या है? ये हेलिकल है। तो फ्रेडरिक क्रिक कौन है? फ्रीडरिक, सबसे पहले जो फ्रीडरिक क्रिक हैं, फ्रीडरिक क्रिक ने तो फ्रीडरिक क्रिक ने ये बताया कि डीएनए कैसा हेलिकल है। लेकिन बाद में वाटसन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये बताया कि ये क्या है? ये डबल हेलिकल है। तो कल जब आप पढ़ रहे थे, कल आपने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है, किसी भी भावी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य कौन करता है? डीएनए करता है। कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए के अंदर इस प्रकार से कुछ बंध होते हैं। क्या होते हैं? बंध होते हैं। ये क्या है? ये ट्रिपल बंध है। और ये क्या है? ये डबल, ये हाइड्रोजन के बंध होते हैं। क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन के बंध होते हैं। आगे चल के इसको बताएंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए डीएनए। ठीक है, टॉपिक डालेंगे डीएनए और इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे डीऑक्सी
डीऑक्सी ये आपका डीऑक्सी ऐसे लिखा है, ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अभी बताया ये क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें ये जो डीऑक्सी है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, तो ये डीऑक्सी राइबोज जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। तो ये डीऑक्सी क्या है, ये इसकी शर्करा है। आप इसे चाहे एक ब्रैकेट में एक डब्बे में बंद कर लीजिए इतने पोर्शन को, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए यह है डीएनए की शर्करा है। यदि आपको यहाँ ना दिखाई दे रहा हो तो नीचे लिख लो, कोई बात नहीं। डीएनए की शर्करा, ठीक है, यानी कि उसकी क्या है, शर्करा है। तो ठीक है, तो लिखेंगे डीएनए फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और अभी भी आपको बताया न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए एक डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीऑक्सी राइबोज है वो क्या है, इसकी शर्करा है। जल्दी से लिखिए और नीचे ये चित्र बना लीजिए, नीचे ये चित्र बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से डबल बॉन्ड लगा लीजिए। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है, ये क्या है, हाइड्रोजन बंध है। और अभी बताएंगे कि ये किस किस के बीच होता है, अभी इसका अंदर के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो जल्दी से चित्र बनाइए ये, ठीक है। अब यहाँ से इसमें लिखेंगे नीचे से, साइड में आपके पास जगह होगी तो लिखेंगे डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। कल इसके में जानकारी मिल चुकी थी। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। भावी पीढ़ी में पूर्व पीढ़ी के लक्षणों को ले जाने का कार्य डीएनए के माध्यम से होता है, डीएनए के माध्यम से होता है। परंतु इसकी क्रियात्मक इकाई, ये बनाया हमने, इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, वो जीन है। अभी इसको भी विस्तार पर पढ़ेंगे कि जीन क्या है, इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है। तो डीएनए के अंदर जो कार्य करता है वो कौन करता है, जीन करता है। तो लिखेंगे इसकी क्रियात्मक इकाई जीन है। अब सबका डीएनए क्या है, सबका डीएनए फिक्स है। यदि मर्डर में सबूत के तौर पे कई बार डीएनए जांच भी की जाती है, जब गवाह प्रॉपर तरीके से ना मिल पा रहा हो और ये क्लियर ना कर पा रहा हो कि किसका इसका मर्डर किसने किया है किसी व्यक्ति का, तो वहाँ पर जो ब्लड्स होते हैं उन ब्लड के माध्यम से ये पता लगा लिया जाता है। यदि किसी अपराधी का अन्य का वहाँ ब्लड मिलता है तो ये आइडिया लगाया जाता है कि ये ब्लड कहाँ से आया होगा। जब आपस में मुठभेड़ हुई होगी तो दूसरे व्यक्ति का ब्लड भी गिरा है, तो ये क्या है, तो डीएनए जांच में जब पाया जाता है कि ये किस व्यक्ति का ब्लड है, तो उसी से क्या होता है, तो सबका डीएनए क्या फिक्स है, तो मर्डर के में सबूत के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो नीचे लिख सकते हैं आप, सबका डीएनए फिक्स है। नोट करके लिख लीजिए, नोट टॉपिक डालिए, नोट लिखिए, सबका डीएनए फिक्स है, सबका डीएनए फिक्स है। मर्डर में सबूत के तौर पर डीएनए जांच की जाती है, सबूत के तौर पर डीएनए जांच की जाती है। आपने लिखा तो इस लिखेंगे डीएनए की क्रियात्मक इकाई, डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है, जीन को कहा जाता है, ठीक है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई जीन को कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, डीएनए की खोज फ्रेडरिक क्रिक ने की, जिन्होंने
प्रारंभ में बताया कि यह हेलिकल है। क्या है? हेलिकल है। ठीक है। परंतु बाद में वाटसन, कौन है? बाद में वाटसन, क्रिक, वाटसन ने क्रिक और एक नाम और है इसमें MHF फ्लिंक, MHF विलिंग्स, MHF विलिंग्स और एक व्यक्ति और है फ्रैंकलिन। कौन है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। और एक कौन होंगे? जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन और प्लस इसमें कौन है? क्रिक। तो स्टार्टिंग में क्या बताया गया था? ये हेलिकल है। तो जेम्स वाटसन, क्रिक, MHF विलिंग्स और फ्रैंकलिन ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा? एक्सरे विश्लेषण द्वारा, एक्सरे विश्लेषण के द्वारा यह पता लगाया कि DNA डबल हेलिकल है। हेलिकल का मतलब होता है घुमाव या कोण, डबल हेलिकल होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो DNA की है, DNA की संरचना वो हेलिकल है या डबल हेलिकल है? तो DNA की संरचना कैसी है? डबल हेलिकल है। ठीक है। क्या है? डबल हेलिकल है। अब यदि बात करें कि जो DNA है, जो DNA है तो DNA किससे मिलकर बनता है? यहाँ से बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं। तो DNA नाइट्रोजनी क्षार, DNA जो बनता है वो नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फास्फोरिक अम्ल, शुगर और फास्फोरिक अम्ल, ये क्या होता है? H3PO4। ठीक है। तो DNA नाइट्रोजन शुगर, नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो अगला लाइन से पॉइंट लिखेंगे DNA और 3 प्रकार का स्ट्रक्चर ये बना लेंगे। और ये शुगर भी कौन सा है? पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है। कौन सा है? पेंटोज शुगर। अब जो नाइट्रोजन क्षार होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। ये 2 प्रकार से मिलकर बनता है। ये एक तो है पिरीमिडीन, एक तो पिरीमिडीन और दूसरा क्या है? प्यूरिन। दूसरा क्या है? प्यूरिन। इसे आप इधर लिख लीजिए। एक तो है प्यूरिन और एक पिरीमिडीन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बता रहे हैं इस चीज़ को। और ये जो प्यूरिन है, ये खुद 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो एडेनिन, ठीक है, एक क्या है? एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। अभी किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा अभी बताऊंगा आपको। और जो पिरीमिडीन है वो थायमीन और साइटोसिन से मिलकर बनता है। ये थायमीन और ये साइटोसिन। जो एडेनिन है उसको A से डिनोट करते हैं, जो ग्वानिन है उसको G से करते हैं, और जो थायमीन है उसको T से करते हैं, और जो साइटोसिन है उसको C से करते हैं। ठीक है। उसको किससे करते हैं? C से। अब यहाँ पर जो है, जो ऊपर की तरफ ये जो है ये एडेनिन, कौन सा? ये एडेनिन और ये थायमीन, इनके बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है।
और ये क्या होता है, ये एडेनिन और थाइमीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच क्या होते हैं, ये बंध होते हैं। और ये बंध किसका होता है, ये हाइड्रोजन का होता है। क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ है कि डीएनए में एडेनिन और थाइमीन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डबल होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ट्रिपल होता है, वो होता है ट्रिपल। ये हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बंध है। तो ये बात समझ में आई आपको, ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, जो ये हमने अभी बताया आपको, जो चैप्टर का नाम क्या डाला था, न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोला था, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन सा, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर ये जो है, ये क्या है, स्टार्टिंग में फ्रेडरिक और क्रिक ने क्या बताया डीएनए कैसा है, हेलिकल है। बाद में जेम्स वाटसन और क्रिक के साथ MHF विलिंग्स और फ्रैंकलिन ने मिलकर बताया कि ये क्या है, डबल हेलिकल है। और इन्होंने कैसे बताया, एक्सरे विश्लेषण से। कैसे बताया, एक्सरे विश्लेषण से। तो यहाँ पर बाद में विश्लेषण से ये भी ज्ञात हुआ कि जो आरएनए है, आरएनए का स्ट्रक्चर सेम है, आरएनए भी सेम प्रोसेस से बना होता है, लेकिन उसमें जो थाइमीन होता है, जो थाइमीन होता है, तो थाइमीन के स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, नीचे नोट करके लिखेंगे, उपयुक्त संरचना, जो ये संरचना है, उपयुक्त संरचना आरएनए में भी पाई जाती है। उपयुक्त संरचना आरएनए में पाई जाती है, परंतु उसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। हालांकि मैं आपको आरएनए अलग से पढ़ाऊंगा, अभी ये आज स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इतनी बात रही डीएनए के विषय में। इतना जितना हमने बता दिया है, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली बने हुए हैं। आप ये पूरी चीज़ों को देख लीजिए। क्या सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मैंने ये आपको पढ़ा है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, अब डीएनए जो डीएनए की जो खोज की थी वो फ्रेडरिक क्रिक ने की थी, फ्रेडरिक मिसर है, ये मिसर, इस सही कर लीजिए, मिसर, ये फ्रेडरिक मिसर है। और ये क्या है, ये क्रिक इधर है, क्रिक एक अलग व्यक्ति है। तो फ्रेडरिक मिसर ने बताया कि ये क्या है, हेलिकल है। क्या है, हेलिकल है। हेलिकल का मतलब है घुमावदार, यानी कि कोण पर। और ये क्या है, फिर बाद में जेम्स वाटसन, क्रिक, MHF विलिंग्स और फ्रैंकलिन ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा बताया कि ये क्या है, ये डबल हेलिकल है। और ये जो इनका डबल हेलिकल है वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। और हाइड्रोजन बंध जो डबल होता है वो एडेनिन और थाइमीन के बीच होता है, और जो ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है वो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है। तो इस प्रकार से ये संरचना चलती है। डीएनए के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार, शुगर और फास्फोरिक अम्ल होता है। शुगर भी कौन सा, पेंटोज शुगर। ठीक है, जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो प्यूरिन और पिरिमिडीन से बनता है, और जो प्यूरिन होता है वो एडेनिन और ग्वानिन से बनता है। पिरिमिडीन जो होता है थाइमीन और साइटोसिन से बनता है। यहाँ पर जो एडेनिन है और थाइमीन है उसके बीच क्या है, उसके बीच डबल हाइड्रोजन बंध है, ये रहा। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंध है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर लेना, ठीक है, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपने समझा कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये जीन है, ये क्या है, जीन है। और आपने ये भी समझा है कि आनुवंशिक लक्षण जो जाते हैं वो डीएनए की वजह से जाते हैं, लेकिन डीएनए के अंदर इनको ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो जीन करता है। वो कौन करता है, जीन करता है। तो अगला टॉपिक डालेंगे जीन, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए जीन जल्दी से। रिवीजन साथ साथ में करते रहना आप लोग।
इसमें वैसे एक हल्का सा नोट करके एक बात और भी लिख सकते हैं, वैसे वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसमें लिखना चाहे तो लिख लीजिए नीचे नोट करके। जो ये डीएनए का एक घुमाव होता है, ये जो घुमाव है, ठीक है, तो लिखेंगे इसमें नोट नंबर 1, एक घुमाव 3.4, जो एक घुमाव होता है वो 3 अलग पेन ले लेते हैं 3.4 नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो एक घुमाव होता है, अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें 10 क्षारक, इसमें 10 क्षारक युग्म होते हैं, इसमें 10 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है। और यदि हम इसके डायमीटर की बात करें, ये जो घुमाव होता है, भाई कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, तो यदि इसका हम ये यहाँ से सेंटर लगाए कि ये जो बना है ये कैसे बना है, यहाँ सेंटर था, तो ये क्या होगी, रेडियस होगी, और ये क्या हो गया, व्यास हो गया, तो ये पूरा क्या है, ये सर्किल बन गया। तो इसमें एक बात वो लिखेंगे नोट करके, इसका व्यास 2 नैनोमीटर से 20 एंगस्ट्रॉन तक होता है, 20 एंगस्ट्रॉन तक होता है। वैसे ये चीज़ें नहीं आती हैं, ना इनको लिखवाने का मेरा कोई उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे कल भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। जीन टॉपिक डाल लिया आपने, जीन। देखिए, आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य डीएनए द्वारा होता है, और डीएनए में जो कार्य कर रहा होता है वो कौन करता है, जीन करता है, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं हमारे शरीर में जो पांडुलिपि है, तो भावी पीढ़ी में जो लक्षणों को बताती है कि ये किसका लड़का है, इसके बाल कैसे होंगे, ये सब जीन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने पहले बताया था, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में क्या है, जो मानव में लगभग 30,000 जीन होते हैं। क्या होते हैं, 30,000 जीन होते हैं। और जैसे हमने बताया कि एक क्या है, एक व्यक्ति है, और ये क्या है, ये मेल है, और एक क्या है, ये फीमेल है, ये इसकी पत्नी है। जब इनके आपस में शादी के पश्चात फर्टिलाइजेशन हुआ और शिशु उत्पन्न हुआ, जब शिशु उत्पन्न हुआ तो आप देख रहे हैं शिशु क्या है, ये जो शिशु है ये लड़की है, तो देख रहे हैं ये अपने पिता की तरह दिखती है। कैसा, अपने पिता की तरह दिखती है। और दूसरा जो बच्चा है वो अपनी माता की तरह दिख रहा है। कैसा, माता की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों के संसर्ग से जो संतान उत्पन्न हुई है, तीसरा बच्चा अलग कलर से ले लेते हैं। अब तीसरा बच्चा अलग शकल का दिखाई देता है, तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों में से कोई गलत है, ये अपने प्रति वफादार नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, जो अंग्रेजी अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट। जब इनका क्या है, जब इनके गुण मिल रहे होंगे, 46 गुणसूत्र आने हैं, और वो गुणसूत्र किसके माध्यम से आएंगे, वो डीएनए के माध्यम से आएंगे, और उसमें लाने का कार्य कौन करेगा, जीन करेगा। तो 30,000 जीन में से कौन सा जीन मैच कर रहा होगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो माता पिता होती हैं, उनके बच्चे अलग अलग शक्ल के, अलग अलग रंग रूप के हो सकते हैं, ठीक है। तो आप टॉपिक डालेंगे जीन, ठीक है, और उसमें डालेंगे एक नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव में लगभग 30,000 जीन होते हैं, लगभग 30,000 जीन होते हैं। तो ये तो रहा आपने नोट नंबर 1 लिखा। अब लिखेंगे नोट नंबर 2 में लिखेंगे, जीनों में जो जीन होते हैं, जीनों में साधारण
परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। जो नया भाई एक क्या है, एक आम का पेड़ था और दूसरा आम का पेड़ दूसरी क्वालिटी का था, दोनों में से कुछ गुण लिए और तीसरा आम का पेड़ बना दिया। तो लिखेंगे, आपने लिखा जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, जिनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं, ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीवों में विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं, ध्यान रखें, उत्परिवर्तन के कारण होती है। और उत्परिवर्तन क्या होता है, साधारण से जीन में चेंज हुआ, अब जब ये जो होगा और इसकी शादी जिससे होगी तो इसमें क्वालिटी अलग है, उसमें क्वालिटी अलग है, तो जब उनका बेबी होगा वो अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो इसी क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं, इसी उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से फसलों पे ऐसा प्रयोग किया गया है। जैसे क्या किया गया था, एक गोल्डन राइस, क्या किया गया था, एक गोल्डन राइस बनाया गया, ठीक है। चावलों की सैकड़ों प्रजाति होती हैं, चावल की सैकड़ों प्रजाति होती हैं। तो गोल्डन राइस एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस क्या है, जनरली क्या था, जो चावल है, चावल किसके अंदर से निकलता है, मुंजी के अंदर से निकलता है। चावल किसके अंदर से निकलता है, मुंजी के अंदर से निकलता है। मान के चलिए एग्जाम्पल में आपने लिखा गोल्डन राइस, और ये क्या है, ये एक पेड़ है किसका, धान का, ये एक पेड़ है किसका, धान का, ठीक है। अब इस पे धान लग गया है और वो क्या है, वो पक गया है। अब क्या है, उसके अंदर जो चावल का दाना है, उसके अंदर चावल का दाना ये है ग्रीन कलर का। तो इसमें क्या था, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए, जो कि कहाँ है, जो कि यहाँ पर है, यानी कि चावल के दाने और खोल के बीच में है। अब जब मिलिनिंग प्रोसेस होता है, इसका ये कवर हटाया जाता है, क्या होता है, मिलिनिंग प्रोसेस, मिलिनिंग प्रोसेस। तो मिलिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो ये है विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो क्या किया साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जीन में परिवर्तन करके, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जीन में परिवर्तन करके क्या किया, जो ये चावल था, जो ये धान था और धान के अंदर जो चावल था, ये जो चावल था, चावल का दाना था, तो इसे ऐसा कहते हैं रेड कलर से बना लेते हैं, सॉरी ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर लेते हैं। ये चावल, चावल का दाना, ठीक है। तो ये क्या किया, जीनों में परिवर्तन करके ये विटामिन ए इसके अंदर ले आए, ठीक है। क्या लिया, इसके अंदर ले आए। तो इस नए प्रकार के चावल को क्या कहा गया, गोल्डन राइस किया गया। क्योंकि क्या है, प्रोसेस में खर्चा होता है, तो इसकी कीमत भी क्या है, यदि इस साधारण चावल की कीमत 30 से 60 रुपये के बीच में है, तो ये 150 से 250 रुपये के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये क्या किया, ये प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग ना केवल एक गोल्डन राइस पर बहुत प्रकार से किया है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लिख सकते हैं, एग्जाम्पल 2 बीटी बैंगन, क्या है, बीटी बैंगन भी है, बीटी बैंगन भी है, और बीटी कपास भी है, ठीक है, बीटी कपास भी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बीटी कपास, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। तो लिख लीजिए आप जल्दी से इस बात को, इसको डायग्राम को बना लीजिए और ये सारी बातें आप लिख लीजिए। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि ये जो मैंने बातें बताई हैं, जो बताया है कि साधन क्या है, गोल्डन राइस में क्या था, विटामिन ए बाहर था, मिलिनिंग प्रोसेस से विटामिन मतलब जीन में परिवर्तन करके उत्परिवर्तन के द्वारा क्या किया गया,
गोल्ड जो विटामिन ए था वो चावल के अंदर डाला गया और नए प्रकार की जो चावल बन के आया उसको गोल्डन राइस कहा गया। तो ये क्या है, जीनों में एक साधारण सा परिवर्तन किया गया। क्या ऐसा परिवर्तन जीवों में भी हो सकता है? तो इसके समय देखेंगे कल हम देखेंगे कैसे डिजाइनर बेबी का सपना फलीभूत हो सकता है। कैसे जो एक हल्का सा पुरुष है, जो एक हल्का सा पुरुष है, हल्की सी महिला है, तो उसके कैसे खली जैसे बच्चे हो सकते हैं। कैसे खाने को परिवर्तन किया जा सकता है। भाई एक काला पुरुष है और पुरुष भी काला है, महिला भी काली है, तो कैसे उसके ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर सी लड़की हो सकती है। कल देखेंगे इस सारे प्रोसेस को, ठीक है, कैसे डिजाइनर बेबी का सपना फलीभूत हो सकता है। जीवों में इस परिवर्तन को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस सब के विषय में चर्चा होगी कल। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और कल संडे है, कल लेक्चर नहीं आएगा कल, लेकिन अब तक जितना करा है उस पूरे को आप रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा तुरंत आपको क्या है, आपको एक छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा जिससे आपका क्या है, आकलन किया जाएगा कि आपका पढ़ाई का स्तर कैसे चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आज के बैच समाप्त करते हैं। ओके।